Welcome to Bo Thakur IAS Academy. My name is रोहित कुमार. आज 9 फरवरी 2023 है और आज का करंट अफेयर जो बहुत ही प्रमुख है. आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट का सेशन चल रहा है और ऐसी स्थिति में द न्यूज़पेपर के अंदर द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या असम ट्रिब्यून हो, तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. खास करके अगर हम बात करें यूपीएससी और एपीएससी की बात करें, इकोनॉमिक्स से काफ़ी प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं. असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपका. तो आज का आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हम बात करेंगे जो कि डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है. द हिंदू से लिया गया है. द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो चलते हैं, बात करते हैं. आज का पहली जो आर्टिकल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं, कहता है कि द स्टेटस एंड द प्रोसीड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. आपने अगर इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट शब्द के बारे में सुना होगा. ज्यादातर इसको हिंदी में विनिवेश कहते हैं. मतलब अगर सीधा सा है कि भाई कंपनी में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो उस कंपनी से पैसे को निकालना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है. तो आज की कहानी में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित कि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है, कि व्हाट डज गवर्नमेंट एम टू अचीव विद डिसइन्वेस्टमेंट. सरकार क्या जो प्लान कर रही है विनिवेश करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का, क्या वो अपने टारगेट को पूरा कर पा रही है, या इस साल सरकार कितना डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, या फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली संस्था है. तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. साथ साथ हम ये समझेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कितना किए जाने वाला है और आने वाले वर्षों में उसका क्या प्लान है. और ये भी हम समझेंगे साथ साथ में कि पिछले 2014 के बाद जब सरकार, एनडीए की सरकार सत्ता में आई, तो कितने डिसइन्वेस्टमेंट किए गए. इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं आज की कहानी. सबसे पहले अगर आप देखा जाए, यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा आंकड़ा है कि कहा जा रहा है कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात किया जाए 2023, 22 और 23 के दौरान, तो एलआईसी के आईपीओ 20,516.12 करोड़ का किया गया. एस्टिमेशन से लेकर ऑल दिस थिंग के बारे में हम यहां पर देखेंगे. उसी प्रकार से ओएनजीसी, आईआरसीटीसी, गेल और इन सभी कंपनियों के द्वारा जानेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यूनियन बजट 2023-24 में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 51,000 करोड़ रखा था. और उसमें 51,000 करोड़ की बात करें तो डाउन नियरली 21% ऑफ टोटल बजट के जो बनाया गया है, उस बजट का 21% से कम इस साल का टारगेट रहा है. मतलब कह सकते हैं कि पिछले 7 सालों में जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रहा है वो बहुत ही कम रहा है ना. पिछले 7 सालों में सबसे कम डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट ये रहा है ना. सेंट्रल डिसइन्वेस्टमेंट 2022-23 में जो टारगेट बनाई है वो नॉट मेड टू 31,106 करोड़ का था, है ना. हैविंग रियलाइज बट 20,506 करोड़ के करीब उसने तीसरे पॉइंट में आईपीओ के आधार पर उन्होंने किया था. परंतु ये सब चीजें तो हैं, कहानियां तो चलती रहेगी. लेकिन सबसे पहले एक एक करके इन मुद्दे को हम समझेंगे कि सरकार का क्या प्लान है और कैसे. सबसे पहले आप ये समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है. डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब है कि जब सरकार अपनी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को निकाल लेती है तो उसी को विनिवेश कहा जाता है या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे आप पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पर ओएनजीसी हुआ, उदाहरण के तौर पर आईओसीएल हुआ. जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं पीएसयू के तौर पर, चाहे राज्य के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो, तो राज्य और स्टेट, राज्य के अंदर हो या केंद्र के अंदर हो, इन दोनों से अपनी अगर पैसे को बाहर निकालना, शेयर को निकालना, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है. मुख्य रूप से डिसइन्वेस्टमेंट जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं. एक तो होता है मिनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मेजॉरिटी
डिस इन्वेस्टमेंट आपका, और तीसरा होता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। सुनने में आपको मिला होगा कि सरकार ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, लेकिन तीन प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, एक माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट और एक कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसको आपको समझना होगा कि माइनर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा जो है कंपनी से बाहर निकाल रही। जैसे उदाहरण के तौर पर कि 90% अगर हिस्सेदारी है तो 90% में से 20% हिस्सेदारी को बाहर निकाल लिया, मतलब सरकार के 70% अभी भी उसमें हिस्सेदारी है, तो माइनर के तौर पर अब माना जाएगा। मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन 51% देन इंश्योर टू मैनेजमेंट कंट्रोल। कहा जाता है कि 51% तक आपकी हिस्सेदारी रहती है, ताकि जो कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट की जो कंट्रोल है आपके सरकार के ही हाथ में हो, मेजॉरिटी के तौर पर उसको माना जाता है। और तीसरा जो है आपका, जिसको आप कहते हैं मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात, जैसे कहा कि सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट हैंड ओवर कर देती है अपनी कंट्रोल को आपको, बट रिटेन सम स्टैक। माने कहा जाता है मेजॉरिटी हिस्सा बेच दिया, मतलब 60% इक्विटी बेच दिया उन मिनॉरिटी में, आपको कंट्रोल सरकार के पास होता है, 51% से अधिक जो हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। लेकिन मेजॉरिटी के केस में क्या होता है कि सरकार अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेच देती है, डिसइन्वेस्ट कर लेती है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेक सरकार के पास रह जाता है, सरकार का कंट्रोल हैंड ओवर उस कंपनियों पर नहीं होता है, उसे मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट है सर, वो है आपका प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आपने सुना होगा कि सरकार ज्यादातर कुछ ऐसी कंपनियां उसका निजीकरण कर रही है। जैसे एयर इंडिया की बात करें, सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, अर्थात प्राइवेट कर दिया। उसने 100% जो अपनी हिस्सेदारी थी, जब वो बेच देती है 100% हिस्सेदारी, तो क्या होता है वहां पर कि सरकार के पास न तो कंट्रोल रह जाता है और न ही सरकार के पास उसका अपना स्टेक रह जाता है। मतलब पूरी तरीके से वो सरकार जो है अपनी कंपनी को प्राइवेट हाथों के अंदर में बेच देना 100% उसको डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर माना जाता है। तो ये तीन प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। अब क्या होता है कि इसी डिसइन्वेस्टमेंट के सिलसिले से देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और किस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए एक संस्था, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। और एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, DIPAM। ये DIPAM डिसाइड करती है कि इस कंपनी से, ये पर्टिकुलर सरकार की कंपनी है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस कंपनी से सरकार का स्टैक को बाहर निकाल देना चाहिए। ये संस्था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, वित्त मंत्रालय के अंदर में आती है। तो ये बात यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से तीन प्रकार। तो जब भी न्यूज़पेपर में अगर आपका आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कंप्लीट नहीं होता है। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि मेजर डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है या 100% डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न ये होना चाहिए कि सरकार की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, आखिर क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकार, कंपनियों से पैसा क्यों निकालना चाहती है सरकार। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है, या बजट डेफिसिट हो गया या फिस्कल डेफिसिट हो गया, या फिर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा सरकार के पास है और उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, तो सरकार अपनी कंपनियों से पैसे को बेच देती है। मतलब गवर्नमेंट कह सकते हैं कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करती है ताकि उसकी फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो, ताकि जो है जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो। मान लिया सरकार ऐसा हुआ कि इस साल सरकार ने कहा कि भाई 1,000 रुपए का हमारा टारगेट है कि हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे 1,000 रुपया, लेकिन सरकार ने 1,000 रुपया रेवेन्यू जनरेट नहीं किया और खर्चा उससे अधिक हो गया। मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टफॉल हुआ, आप कह सकते हैं कि शॉर्टफॉल, ब्रीजेस टू रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर। तो ऐसी स्थिति में आपका डिसइन्वेस्टमेंट ही काम आता है। दूसरी पॉइंट यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करता है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी को इन्वेस्ट करने में मदद करता है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है आपको डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर प्रोग्राम चलाने के लिए काम करता है।
या फिर कह सकते हैं रिटायर गवर्नमेंट डेब्ट के लिए। सरकार को जन कल्याण योजना चलाने में भी डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से भी मददगार होती है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उत्पन्न होता है कि सिर्फ रेवेन्यू या बजट डेफिसिट के लिए अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ये सरकार का सही स्टेप नहीं होता, ऐसा विद्वान मानते हैं। क्योंकि सरकार के और भी कदम, अब जैसे उदाहरण के तौर पर यह है कि घर के भोजन को चलाने के लिए मात्र अगर घर के संपत्ति को बेचने पर अगर आश्रित रहेंगे तो कुछ समय के बाद सारी संपत्ति बिक जाएगी। परिणाम तो यह होगा कि आपके पास कोई संपत्ति है नहीं, और जब आपके पास कोई संपत्ति नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति में आपको दिवालिया फिर कर्ज लेना पड़ेगा और तरह तरह के ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि आपके हित में सही नहीं होता है। तो वैसे डिसइन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ रेवेन्यू जन को फुलफिल करने के लिए अगर किया जाए तो यह सही नहीं है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो इनकरेज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड ट्रेडिंग टू द ओपन मार्केट। मतलब सरकार का यह है, 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बने तो उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादातर कंपनियों में डिसइन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, हमें बिजनेस में बिजनेस करने का कोई वो नहीं है। परंतु वो ऐसा स्टेटमेंट जो है मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, सरकार को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है। अब आप ये समझिए यहां पर कि हाउ हैज डिसइन्वेस्टमेंट टू फेड। अब यहां प्रोग्रेस क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का, क्या जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है वो आपकी पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, इसका थोड़ा सा आंकड़ा हम देखेंगे। जैसे 2014 में जब बीजेपी लेड एनडीए की सरकार आई थी, एनडीए जिसे आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते, आजकल की जो सरकार हमारी एनडीए की सरकार है, और कांग्रेस लेड जो सरकार उसको यूपीए कहते हैं। तो 2014 के बाद जब बीजेपी की एनडीए सरकार आई तो देखा जाए कि सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट उन्होंने ही किया। मतलब कह सकते हैं कि जो पहले डिसइन्वेस्टमेंट होता था वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है दुगना हो जाता है। 2017-18 में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से करीब 1 लाख करोड़ रुपया टारगेट किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपए का हम डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ऐसा टारगेट करती है एनडीए सरकार ने। लेकिन उस टारगेट से अधिक उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। 2017-18 में आप देखेंगे कि उनका टारगेट यह था कि 72,500 करोड़ रुपया का टारगेट था, लेकिन उन्होंने पैसा निकाला डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जो पैसे प्राप्त किए वो 1 लाख करोड़ रुपया हुआ। वहीं पर 2018-19 में 2018-19 में उनका टारगेट था 80 करोड़ कि 80,000 करोड़ रुपया वो डिसइन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने 94,700 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया। एक रिपोर्ट के माने पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च पॉइंट के बारे में अगर आप जाने तो कहा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार जो है सोल्ड मोर देन 51% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपका एंटरप्राइज का वो बेच रही है। मतलब 51% से भी वो बेच रही है। मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि हैंड ओवर जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाए, है ना। इस रिपोर्ट के माने तो इस रिपोर्ट में ऐसा ये बात किया, अगर 51% अगर आप बेच रहे हैं, इसका तात्पर्य यही होता है कि आप जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो अपनी कंपनियों को आपको पब्लिक सेक्टर वो बेच रही है कंपनियों को, तो इस बात को लेकर भी बात हुई है। अब दूसरी पॉइंट यहां पर होता है कि सेंट्रल 2017-18 के बाद जो है बहुत सारे कंपनियों से पैसे डिसइन्वेस्टमेंट किए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, जिसको एचपीसीएल कहते हैं, एचपीसीएल से सरकार ने एचपीसीएल के को में 36,915 करोड़ रुपया प्राप्त किया और उन्होंने स्टेट ओन्ड ऑयल नेचुरल गैस ओएनजीसी को उन्होंने बेच दिया। उसी प्रकार से 2018-19 2018-19 में आरईसी लिमिटेड में उसने स्टेट ओन्ड पावर्स ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड था, उससे करीब 14,500 रुपया कमाया। उसी प्रकार से 2021-22 में एयर इंडिया को सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया, टाटा ग्रुप को दे देता है और सेंट्रल वहां से 1.75 लाख करोड़ की जो डिसइन्वेस्टमेंट था उनमें से करीब 13,534 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। यहां तक कि अगर भारत पेट्रोलियम गैस की बात करें, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल की बात करें, वहां की 52.87% जो स्टेक जो है सरकार ने बेच दिया और उसके माध्यम से उन्होंने पैसे कमाए। तो ये मुख्य रूप से जो कंपनियां हैं जिनको सरकार ने
अभी तक बेचा। अब सवाल यहां पर एक ये भी है कि सर जो विच सीपीएसी आर लाइकली टू सी डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब कहा जाता है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किस क्षेत्र में। जैसे पॉइंट ये है कि इस साल का जो प्लान है, बात किया जाए अगर हम 2023-24 के बजट की बात करें तो 2023-24 में सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो नए नए कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करे। डिसइन्वेस्टमेंट की ही रही बात तो डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत कम कंपनियों में करने वाली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नॉट गोइंग टू ऐड न्यू कंपनियां, कोई नया कंपनी ऐड करने नहीं जा रही है सरकार। सीपीएससी टू बी डिसइन्वेस्ट 2023-24 के अंदर में। उसी प्रकार से डीआईपीएम के अनुसार कहे तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑलरेडी जो अनाउंस और प्लान जो प्राइवेट कंपनियां हैं उस पर वो ध्यान देगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एससीआई हुआ या कॉनकोर कंपनियां, इन सभी को गवर्नमेंट ने 2019 में ही डिसाइड कर लिया था कि इनको बेच देनी है, अर्थात इससे डिसइन्वेस्ट कर लेनी है पैसा, लेकिन अभी तक उससे पैसे डिसइन्वेस्ट नहीं किए गए। मतलब इस बात से ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, राइटर ये कहते हैं कि सरकार का यह मोटिव नहीं होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट का कि आप रेवेन्यू जनरेट करो, आपका जो बजट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए या फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए आप कंपनियों को बेचो। उसके पीछे एक लंबा, एक लॉन्ग टर्म का उद्देश्य होना चाहिए, उसके पीछे जो है आपका एक इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ आप अपने फायदे के लिए, है ना। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि 2021 में एक पॉलिसी आया था, न्यू डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 में आया था। उसमें यह कहा था कि सरकार क्या करेगी कि जो पर्टिकुलर एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हुआ, डिफेंस हुआ, इन सभी में भी अपनी प्रेजेंस बहुत ही कम कर देगी। मतलब इन कंपनियों में भी थोड़ा थोड़ा पैसे डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अपनी प्रेजेंस कम होने का मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाना चाहती है। तो ये पॉइंट इस आर्टिकल के अंदर में कहा गया है। काफी आपके मेंस एग्जाम में काफी मदद मिल सकता है। ये इन सभी कंपनियों को कोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं आपका। तो सिंपल सी ओवरऑल अगर इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फिर बजट डेफिसिट करने के लिए कंपनियों को ना बेचा जाए, एक लंबे टर्म के लिए लॉन्ग टर्म विजन्स के आधार पर ही कंपनियों से पैसे को डिसइन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो ये आर्टिकल था। अब हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर पर। एक तब तक आप यहां पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, है ना। विच स्टेट हैज ए लॉन्च टू पिगरी मिशन। पिगरी मिशन जो है टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ पोर्क। पोर्क को इंपोर्ट करने के लिए जो है पिगरी मिशन किसने चलाया है? विकल्प में है आपका ऑप्शन में असम है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका मेघालय है। मेघालय। कभी कभी असम पीसीएस में, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरीके के स्कीम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे जरूर आप करें और जरूर देखें आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज का जो सबसे एक प्रमुख न्यूज है खास करके असम से, असम पीसीएस में हो सकता है इस साल बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, और इसमें ये जो मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, तो ये मुद्दा हो सकता है कि प्रश्न बन सकता है। अभी तक करीब करीब 2000 लोगों को असम की सरकार ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है लोगों को अरेस्ट, गिरफ्तार किया है। तो इस पर सवाल बन सकता है कि भाई असम सरकार ने चाइल्ड मैरिज एलिमिनेशन पर जोरदार वो काफी काम कर रही है। तो द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है 2000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, जानेंगे। एक डेटा है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया कि करीब ऐसे 1.5 मिलियन पीपल हैं भारत के अंदर में जिनका विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गया। बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई हमारे यहां तो एक्ट के माध्यम से, पॉस्को या इन सभी के माध्यम से ये कहा गया है कि हमारी जो महिलाओं के विवाह का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और पुरुष के विवाह का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। हालांकि लोकसभा में स्मृति ईरानी साहिबा ने यह भी कही थी कि भाई उम्र सीमा महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, अर्थात 18 वर्ष से कर 21 वर्ष होना चाहिए, पुरुषों के बराबर करना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन ने एक एस्टिमेशन लगाया कि करीब 1.5 मिलियन ऐसे भारतीय हैं जो कि 18 वर्ष की उम्र से पहले उनका विवाह हुआ। और यहां तक कि यह कहा गया है कि 2011 के सेंसस के अनुसार से देखें तो असम में करीब 44%, 44% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी विवाह 18 वर्ष
की उम्र से पहले हुआ। मतलब कह सकते हैं कि 100 महिलाएं में से 44 महिलाओं का विवाह, 100 महिला वीमेंस में से 44 वीमेंस का जो विवाह है, मैरिज है, 18 ईयर बिफोर हुआ आपका। दूसरी पॉइंट यहां पर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 47% है ये डेटा, 40% आप देख सकते हैं, और 43% आप देख सकते हैं राजस्थान में 47%, बिहार में 46% एंड मध्य प्रदेश में ये डेटा 43% है। हमारा पोस्को एक्ट कहता है 2012 का कि माइनर और एडल्ट के बीच में जो सेक्स की बात की जाए तो क्रिमिनलाइज है। अगर 18 वर्ष से पहले अगर आप विवाह कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी होंगे और पति पत्नी के बीच में संबंध बनेगा, और पत्नी अगर माइनर है तो ये तो क्रिमिनल हुआ, पोस्को के तहत काम आएगा। सो ये इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, माइनर के साथ कंसेंट सेक्स भी वैलिड नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, पोस्को के अंदर ये माना जाता है और ये नॉन वेलेबल्स हैं, कॉग्निजेबल्स हैं आपका। तो सेक्शन 19 के पोस्को एक्ट में ये कहा गया है कि जो विवाह का जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए महिलाओं के लिए, और सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर में ये चीजें आता है, जुवेनाइल के अंदर में। तो ये था असम की एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कि में भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। दूसरा एक न्यूज है जो हम बात करेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि जिस प्रकार से दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है टेक्निकल में, ऐसे ही आप देखेंगे कि व्हाट इज द बर्ड, BARD, बर्ड जो है गूगल्स आंसर टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल के द्वारा बनाया गया है। गूगल जो है फाइनली उसने डिसाइड किया कि ये पब्लिक टेस्टिंग करेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स को, जिसका नाम दिया है बर्ड। अब आप समझेंगे कि ये चैट बॉक्स है क्या, इसके बारे में समझ। तो याद रखिएगा कि ये जो चैट बूट है, जो चैट बूट जो है, बोट है ये चैट बोट, ये चैट बोट आपका किसके द्वारा तैयार किया गया है? गूगल के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अंदर में फीचर क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। बर्ड जो है एक तरीके से लैंग्वेज मॉडल बेस्ड है, आपका लैंग्वेज मॉडल बेस्ड मान सकते हैं, डायलॉग एप्लीकेशन और LAMDA है ना, गूगल्स ओन कन्वर्सेशंस ऐप चैटबॉक्स। मतलब आप जो है आपस में यहां पर इससे बातें किया जा सकता, हर प्रश्नों का जवाब भी देगा ये प्रॉपर तरीके से, है ना। मॉडल इज करंटली टू लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट है इसका वर्जन वाला, लैम्डा नाम दिया है। वन ऑफ द बीम टू रिक्वायर्ड टू द सिग्निफिकेंटली लेस कंप्यूटिंग है आपका। स्केल इज मोर यूजर अलाउइंग टू मोर फीडबैक, हर प्रश्नों का जवाब देता है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर कन्वर्सेशनल एआई है, मतलब आप मुझसे बात करेंगे तो वो आपसे बात करेगा, सिंपल सी बात है, वो आपसे बात करेगा, आपके प्रश्नों का जवाब देगा। ये जो चैट जीपीटी है ये पावर्ड बाय है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड सर्विसेज के द्वारा। तो ये सिंपल से आपके एग्जाम में प्रश्न, असम पीसीएस में ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो बर्ड जो है किसके द्वारा बनाया गया है। तो विकल्प में हो सकता है भाई गूगल है, फेसबुक है ना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका गूगल होगा। ठीक है, एक प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस लॉन्च बाय रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के द्वारा किस प्रकार के फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जियो मीट, वंदे भारत, हेलो इंडिया और जूम। तो इसके राइट आंसर होंगे आपके जियो मीट के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री रिसेंटली लॉन्च किया है अपना न्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है जियो मीट। तो हो सकता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं असम पीसीएस के अंदर में। तीसरा जो सबसे प्रमुख न्यूज है आपका जुपिटर से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, प्लैनेट के बारे में जानते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि जुपिटर जो है, जुपिटर बीट्स द सैटर्न टू बिकम अ प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स। आप सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा शुरुआती में जो मून जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह है, सबसे ज्यादा हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका शुरुआती में जुपिटर का हुआ करता था, फिर सैटर्न ने उसको बीट किया। अब सैटर्न को अगेन जो है आपको जुपिटर ने बीट किया है। मतलब फिलहाल जुपिटर के पास कितने मून है? 92 मून है। 92 मतलब 92 इट मींस 92 उनके पास चंद्रमा है, उपग्रह है, उपग्रह की बात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपका क्या है, ये है आपका पूरी सोलर सिस्टम। तो जुपिटर और सैटर्न हैज लोडेड विद द स्मॉल मून बिलीव टू बी अ फ्रैगमेंट टू वंस बिगर टू मून।
सोलर सिस्टम में आपको पता होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई सूर्य के सबसे करीब का ग्रह कौन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यह भी पूछा जाता, सबसे फारेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सोलर सिस्टम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में समझिए कि यूरेनस के पास अगर मून की संख्या बोले तो 27 है, नेपच्यून के पास 14 है, मार्स के पास 2 है, अर्थ के पास 1 मून है जो कि आप इसे चंद्रमा कहते हैं। वीनस एंड मरकरी कम अप टू एम्प्टी, वीनस और मरकरी के पास कोई ऐसा मून नहीं, चंद्रमा नहीं है। जुपिटर न्यूली डिस्कवर किया गया है, सबसे अधिक मून वाला। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक मून किस प्लैनेट के पास है, तो जुपिटर के पास है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किसके पास अपना मून नहीं है, तो यह आपका वीनस और मरकरी के पास कोई अपना मून नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सके हैं। ये सब देखिए, आप जुपिटर के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट है इसके बारे में, इससे संबंधित चीजें और भी डेटा, एटमॉस्फेयर, जुपिटर कंपोजिशन, इन सभी चीजों के बारे में आप सोलर सिस्टम को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे नजदीक कौन सा है। तो सन के सबसे नजदीक आपका मरकरी है, मरकरी सन के सबसे नजदीक है। वही दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि विच इज द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से सबसे दूर कौन है। तो सूर्य से सबसे दूर आपका नेपच्यून है, सूर्य से सबसे दूर आपका नेपच्यून है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये था जो आज का सबसे प्रमुख जो करंट अफेयर और आर्टिकल जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये था आज का। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन। तब तक इस चैनल पर बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और असम पब्लिक सर्विस से संबंधित कोई भी जानकारियां जो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से आपके दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।